नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्या होने जा रहा है, ये सवाल सबके जहन में है। और ये सवाल इसलिए भी गहरा रहा है कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो डेवलपमेंट इशारा कर रहे हैं कि चीज़ें इतनी आसान तो नहीं हैं जितना कि उनको बताया जा रहा है। अंदर ही अंदर मामला बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में अभी तक जो जानकारी मिल रही है, और योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना इन दिनों हमेशा कान खड़े करता है, हमेशा इस बात के अंदेशा को प्रबल करता है कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, कुछ ना कुछ तो है जिसको छिपाया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो मामला बिगड़ चुका है, कहीं ना कहीं जो सीमा रेखा है वो पार हो चुकी है, ये ऐसा दिखता है। आइए इसका जो पॉलिटिकल पहलू है पहले उस पर बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही बार बार दिल्ली आ क्यों रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। राष्ट्रपति से जब वो मिले तो ये था कि गोरखपुर में जो उनका विश्वविद्यालय है, आयुष विश्वविद्यालय, उसके उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित करने गए थे। लेकिन अमित शाह से जब मिले तो सबको हैरानी हुई थी कि अमित शाह से योगी आदित्यनाथ इस कदर मिलने को क्यों व्याकुल है इस दौर में। वो अमित शाह जिनके बारे में ये एक कॉमन धारणा है ये पॉलिटिकल सर्किल में, यूपी से लेकर दिल्ली तक, कि योगी आदित्यनाथ ने अपना एक अलग गुट बना लिया है और उनका वो जो गुट है वो लगातार इसी कोशिश में लगा रहा पिछले कई सालों से कि योगी आदित्यनाथ ही मोदी के बाद नंबर 2 हैं, अमित शाह इस रेस में कहीं नहीं है। यहाँ तक कि ये भी बात सामने आई किस तरह से लखनऊ में रह करके दिल्ली पर निशाना साधा गया, इस तरह की बातें भी सामने आई। तो उन स्थितियों में आखिरकार योगी आदित्यनाथ को जरूरत क्या पड़ी कि अमित शाह से आकर के मिलने की और उनको आमंत्रित करने की, कि हमने जो बड़ी संख्या में जो पुलिस भर्तियाँ हुई हैं, आइए इनका नियुक्ति पत्र देना है, आप उसके मुख्य अतिथि बन जाइए। ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी, ये सभी को यहीं से ये सवाल और ज़्यादा गहरा है कि आखिरकार अंदर अंदर क्या हो रहा है जिससे योगी आदित्यनाथ इतने ज़्यादा बेचैन हैं, बार बार दिल्ली क्यों आ रहे हैं। और बड़ी बात ये भी है कि उनकी ये मुलाकातें इतनी आसान मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं। इसके पहले कई बार सामने आई बात कि वो पीएम मोदी से मिलने के लिए बहुत ही आतुर हैं। बीच में एक बार मुलाकात की जानकारी मिली लेकिन उसकी तस्वीर नहीं आई। पीएम मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं आई। पीएम मोदी से उसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम मिले, उनकी तस्वीर आई, कई और बड़े नेताओं की तस्वीर आई जो मिले, लेकिन योगी की मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं आई। इसने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए। उसके बाद अभी हाल ही में जब पिछले संसद के सत्र में पीएम मोदी ने महाकुंभ का जिक्र किया, उसमें एक बार भी योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं था। ये सारी बातें हैं जिन्होंने इस बात के अंदेशे को और प्रबल किया कि कुछ तो अंदर अंदर पक रहा है जिसके कि संकेत मिल रहे हैं। अभी इस बीच में देखिए, इसके पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये इक्वेशन कैसे गड़बड़ाया हुआ है और योगी क्यों इतना परेशान और ये जुलाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, दो बातें और समझिए कि मुलाकातें कई तरह की हो रही हैं। अभी इस बीच में डिप्टी सीएम केशव मौर्य अमित शाह से मिलकर गए हैं और अभी हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। ये सारी मुलाकातें महत्वपूर्ण हैं और आप ये तय मानिए सारी मुलाकातें किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं थी। इनका जो प्रयोजन था वो बड़ा ही राजनीतिक प्रयोजन था और राजनीतिक प्रयोजन में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि ट्रांजिशन क्या है, किस ट्रांजिशन की बात है, किस फेरबदल की बात है और फीडबैक क्या है, ज़मीनी फीडबैक 2027 को लेकर के। और हमारी जानकारी यही है कि फीडबैक बीजेपी की स्टेट लीडरशिप की ओर से यही दिया गया है, जिसमें संगठन की लीडरशिप है और साथ में दूसरे जो नेता हैं, यही दिया गया है कि 27 के लिए स्थितियां बड़ी खराब हैं। बीजेपी का पूरा सोशल इक्वेशन जो है, सोशल इंजीनियरिंग है, वो दरक चुकी है और उसका इकलौता कारण खुद योगी आदित्यनाथ और उनके ऊपर जो जात विशेष की राजनीति का ठप्पा लगा हुआ है, जिसको कि और भी ज़्यादा वो दिनों दिन अपनी एक्टिविटीज़ से गाढ़ा करते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो ऐसे में अब देखिए इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन क्या है? योगी आदित्यनाथ के इक्वेशन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़े ही मुश्किल वाले हैं। उनकी लखनऊ में नहीं बनती है किसी से पार्टी में, ये सबको पता है। उनकी डिप्टी सीएम केशव मौर्य से नहीं बनती है, ये पब्लिक नॉलेज का विषय है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। केशव मौर्य को यहाँ तक कहना पड़ गया संगठन बनाम सरकार, संगठन सरकार से बड़ा है, इशारा एकदम क्लियर था। उनकी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से नहीं बनती है, ये भी एक पब्लिक नॉलेज का विषय है। इन सभी डिप्टी सीएम के मंत्रालय में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिए गए हैं उनके बारे में भी लोगों को पता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने ही मंत्रियों की नहीं सुनते हैं, वो भी जानकारी में है। और जो
प्रदेश के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनसे भी योगी आदित्यनाथ की नहीं बनती। ये भी पब्लिक नॉलेज का विषय, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको कि मैं अलग से आपके सामने रखूं, ये सबकी जानकारी में है। सवाल ये है कि लखनऊ में आपके किसी भी बड़े जो महत्वपूर्ण धड़ा है पार्टी का, सरकार का, उससे आपकी नहीं बनती है। अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली के इक्वेशन में स्थिति ये हो गई थी कि इन 8 सालों में योगी आदित्यनाथ के खासतौर पर उनके सूचना पर ये इल्ज़ाम लगे कि बाकायदा कैंपेन चलाया गया कि योगी फॉर पीएम, यानी कि मोदी के भी ऊपर कई बार योगी को रखने की कोशिश की गई, ये कैंपेन चलाया गया। तो आप सोचिए दिल्ली की इक्वेशन क्या है। ये खुद का योगी आदित्यनाथ की अपनी ही टीम का किया धरा है और उस पर जाहिर सी बात है, ऐसा माना जा रहा है कि उनका आशीर्वाद रहा है। जहां जहां बीजेपी चुनाव जीती, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, वहां वहां ये कैंपेन टीवी पे चलवाया गया। ये इस तरह के आरोप लगे यूपी की सूचना विभाग की ओर से कि ये तो बटेगे तो कटोगी की जीत है, ये तो योगी की लहर की जीत है, योगी के चलते हरियाणा जीती, योगी के चलते दिल्ली, योगी के चलते महाराष्ट्र, इस तरह की बातें जम करके आगे बढ़ाई गई। तो ये सीधा साधा दिल्ली को चैलेंज करना हुआ, चूंकि हकीकत सबको पता है। हकीकत ये कि योगी आदित्यनाथ की स्थिति ये है कि यूपी में बीजेपी लगातार गिर रही है। जो 2017 में बीजेपी की सीटें आई थी, टोटल एनडीए की 325, उसके बाद बीजेपी का लगातार पतन हो रहा है। वो 2022 में योगी की अगुवाई में और नीचे आई, एनडी 255 पे रह गई एनडीए, और उसके बाद वो लगातार हर चुनाव में, लोकसभा में लगातार वो नीचे आती गई है। और इतना ही नहीं, अभी जो उपचुनाव हुए हैं, जिस तरह से उपचुनाव को जीता गया है, 10 में से जो 9 सीटें आई हैं, उसकी हकीकत सबको पता है। कुंदरकी जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार कैसे जीता, ये कोई बताने की जरूरत नहीं। तो सबको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ये भी एक आरोप लगा कि ये इन चुनावों पर को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया कि इनको जीतना ही जीतना है। और वहीं पर ये बात भी सामने आई कि ये चुनाव कैसे जीता गया, ये तो बीजेपी को भी पता है, विपक्षियों को भी पता है, आम जनता को भी पता है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में आपने क्या किया था, कैसे छतरी पंचायतें हुई थी, कैसे बीएलओ ने नाम काटे थे, ये तमाम सारी बातें सामने आई। तो ऐसे में मुद्दा ये है कि ये पूरा का पूरा जो दिल्ली का इक्वेशन जिस तरह से चैलेंज किया गया लखनऊ की ओर से, पीएम मोदी तक को तो नहीं बख्शा गया। अमित शाह के बारे में कंटिन्यू एक कैंपेन चलता रहा कि मोदी के बाद तो अगर कोई है तो वो योगी ही है, अमित शाह का कोई मतलब ही नहीं है। और दुनिया भर के वो ट्रोलर, जो पेड ट्रोलर होते हैं, जो मोदी और अमित शाह पर हमला करते रहे, वही योगी की जय जयकार करते रहे, ये सबने देखा है। तो ये दिल्ली के इक्वेशन भी उनके कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। अभी हाल ही में निशिकांत दुबे ने, जो बीजेपी के ही एमपी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू देकर के ये कहा कि दिल्ली में तो अभी भूल जाइए, अगले 10-15 सालों तक कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। और योगी ही नहीं इकलौते ऐसे सीएम जो परफॉर्म कर रहे हैं, सारे सीएम परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब उन्होंने भी कट टू साइज कर दिया। मैं दिल्ली का इक्वेशन आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के दिल्ली की सिचुएशन ये। अब आरएसएस की बात कर लें कि क्या आरएसएस का अच्छा है योगी आदित्यनाथ से। आप सोचिए, ये जो एक परसेप्शन बिल्डअप किया था कि योगी के पीछे आरएसएस खड़ा है। खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ये कह चुके हैं कि कुछ लोग हिंदुओं के नए नए नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह हिंदू मुस्लिम, हर जगह हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना। और ये तब उन्होंने कहा जब ये संभल वाला योगी आदित्यनाथ ने चरम पे कर रखा था। संभल में खुदाई और शिवलिंग ढूंढना और मंदिरों की बात करना, उस दौर में कहा संघ प्रमुख ने। एक नहीं बल्कि कई बार उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व का मतलब ये है कि मुसलमानों को किनारे कर दो, ये हिंदुओं के ही साथी नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कहा, मैंने जो अभी आपको बताया है कि कुछ लोग हिंदुओं के नए नए नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरएसएस का पूरा एजेंडा ही डिरेल हुआ जा रहा है। आरएसएस इस बात को जानता है कि इस तरह की खाई पैदा करके, और ख़ास तौर पर जाति खाई पैदा करके, ये कि आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और अगर बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी तो फिर आरएसएस को क्या नुकसान होगा, वो भी आरएसएस को पता है। यूपी में जिस तरह की जाति खाई पैदा कर दी गई है, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, प्रजापति, राजभर सब लड़े पड़े हैं आपस में। और यहाँ पर एक इस्टेब्लिश हो चुका है कि ये एक जात विशेष की सरकार है, जिस जात को योगी आदित्यनाथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आरएसएस का एजेंडा दोनों ओर से डिरेल हो गया है। हिंदू जातियों में समन्वय का एजेंडा ध्वस्त हो चुका है और मुसलमानों को भी मेन स्ट्रीम में लाने का एजेंडा भी ध्वस्त हो चुका है। तो ऐसे में आरएसएस को भी लग रहा है कि ये जो है ये बड़े संकट का सबब बन चुका है और इसका रास्ता निकालना ही होगा। अब देखिए 2027 में चुनाव है। चुनाव का जो फीडबैक वो बताता है कि बीजेपी की स्थिति काफ़ी खस्ता है 27 के मद्देनजर, क्योंकि ये पूरा सोशल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन उसका बिखर चुका है। सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, प्रशासनिक क्षमता खुल करके सामने आ रही है और कार्यकर्ता, बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ता और बीजेपी के पदाधिकारी नौकरशाही के आगे पानी मांग रहे हैं।
तो ऐसे में स्थितियां बड़ी ही नाजुक हैं और योगी आदित्यनाथ जो बार बार दिल्ली आ रहे हैं उसके पीछे की कहानी यही बताई जा रही है कि उनको भी एहसास हो चुका है कि लीज लाइन या लाइफ लाइन अब ख़त्म होने वाली है और ऐसे में दिल्ली की शरण में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। लेकिन ये जुलाई बड़ी महत्वपूर्ण होगी। अभी हमने एक इंटरव्यू किया था नंद किशोर गुर्जर का, बीजेपी के विधायक, उन्होंने कहा था कि ये जुलाई ये बड़ी महत्वपूर्ण है, शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा और बड़ा बदलाव होगा। तो जुलाई में बड़े बदलाव की पूरी संभावनाएं हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है और ऐसा माना जा रहा है इस चुनाव के साथ ही इस बड़े बदलाव की पटकथा मुकम्मल होना शुरू हो जाएगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।